गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। राइट, हम 5 ऐड कर रहे हैं और अब नंबर आ गया हमारा कौन से ऐड का, सेकंड नंबर का, क्योंकि फर्स्ट अभी सैलरी कंप्लीट हुआ। राइट, इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने बिजनेस लॉ कंप्लीट कराया हुआ है, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस 9th यूनिट है, वो भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। राइट, और एक और सब्जेक्ट मैंने कराया हुआ है कंप्लीट और उसका नाम है बिजनेस फाइनेंस, तो वहाँ से आप वो भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हम अब जो फ़िलहाल कर रहे हैं वो टैक्स कर रहे हैं, इनकम टैक्स हम कर रहे हैं, और अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो फिर हम एक सब्जेक्ट और साइड बाय साइड चला देंगे। 2 सब्जेक्ट डेली में 2 वीडियो डालनी शुरू कर दूँगी। ठीक है, तो आप जल्दी से शेयर करिए और 1000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए। ठीक है, चलो आज स्टार्ट करते हैं। आज वाला टॉपिक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बहुत आसान टॉपिक है, मज़े में करेंगे और फटाफट करके कंप्लीट करेंगे। देखो, सबसे पहले हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर बेसिस ऑफ चार्ज समझ लेते हैं कि क्या मतलब है। राइट, देखो, अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो हाउस प्रॉपर्टी को हम लेट आउट करते हैं। लेट आउट का मतलब समझते हो? लेट आउट का मतलब होता है रेंट पर देते हैं। ठीक है, तो उसकी जो हम लेट आउट करते हैं, रेंट पर देते हैं, तो रेंट की जो इनकम आती है वो हमारी कहाँ पर टैक्सेबल होती है? वो होती है इनकम टैक्सेबल आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। राइट, बट जो इनकम कैलकुलेट करते हैं ना, वो बेस्ड होते हैं हमारी एनुअल वैल्यू पर, और एनुअल वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना होता है। तो हम सारा का सारा अच्छे से समझेंगे क्या है। सबसे पहले आप ये समझो कि हाउस प्रॉपर्टी मीनिंग जो ये प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी इसके अंदर क्या इंक्लूड होगा। देखो, याद रखना, प्रॉपर्टी का मीनिंग होता है कोई भी बिल्डिंग या लैंड जो उसके साथ अटैच्ड हो। मीनिंग घर के साथ अगर प्लेग्राउंड अटैच है तो वो भी प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड होगा। समझ में आई बात? एक बात और इम्पोर्टेंट है जो याद रखनी है आपको, जिसको इनकम रिसीव हो रही है वो ओनर होना चाहिए। समझ में आई बात? अगर वो ओनर होगा तभी उसकी जो रेंट की इनकम आएगी ना, वो टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। और दूसरी बात ये कि वो जो घर है, वो हाउस है, वो आपका किसी ऐसे पर्पज़ के लिए यूज़ ना हो रहा, मान लीजिए वो बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज़ हो रहा, तो आपकी पीजीबीपी में इनकम हो जाएगी, टैक्सेबल यहाँ पर नहीं आएगी। ये 3 बातें आपको हमेशा याद रखनी है कि प्रॉपर्टी का मीनिंग होता है कोई भी बिल्डिंग या लैंड उसके साथ जो अटैच्ड हो। सेकंड बात, इनकम जो रिसीव होगी वो आपके ओनर को होनी चाहिए। एंड थर्ड बात कि उसका जो मेन पर्पज़ है वो ये नहीं होना चाहिए कि एसएससी का मेन पर्पज़ बिजनेस एंड प्रोफेशन करना हो, क्योंकि वो इनकम उसकी पीजीबीपी हेड के अंदर आएगी, यहाँ पर नहीं आएगी। समझ में आई बात? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बिल्डिंग और लैंड्स अपोर्शनेट डियर टू। मतलब ये कह रहा है कि अगर आपकी लैंड जो है वो बिल्डिंग से अटैच नहीं है तो वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में उस इनकम का कोई भी काम नहीं है। समझ में आई बात? अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लेकर आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? बिल्डिंग से बिल्कुल सटी हुई मीनिंग अटैच्ड होनी चाहिए आपकी लैंड। समझ में आई बात? क्या हो सकता है बिल्डिंग से सटा हुआ? हो सकता है आपकी कंपाउंड लैंड, हो सकता है प्लेग्राउंड, हो सकता है किचन गार्डन, हो सकता हो कुछ भी जो बिल्कुल क्या है आपका अटैच्ड है। ठीक है, अगर हम बात करें नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग की, अगर हम बात करें तो उसके साथ क्या हो सकती है? कार पार्किंग स्पेसेस हो सकता है, ठीक है, और प्लेग्राउंड हो सकता है, कनेक्टिंग रोड हो सकता है आपका। तो ये सब क्या है? आपकी बिल्डिंग से अटैच्ड है। तो यहाँ से अगर आपकी कोई इनकम आ रही है तो वो भी आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मानी जाएगी। समझ में आई बात? लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। ये एक्सेप्शंस क्या कह रहा है? फर्स्ट कह रहा है बिल्डिंग और स्टाफ क्वार्टर्स लेट आउट टू एम्प्लॉयज़ एंड अदर्स। इसका मीनिंग, हमने एम्प्लॉय को स्टाफ क्वार्टर इसलिए दिए हैं ताकि बिजनेस की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ किया जा सके। तो यहाँ से जो इनकम रिसीव होगी वो हमारे बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम मानी जाएगी, ना कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की। समझ में आई बात? तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, एक्सेप्शंस। सेकेंड पॉइंट कह रहा है इफ बिल्डिंग इज लेट आउट टू अथॉरिटीज फॉर लोकेटिंग बैंक, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन एटसेट्रा। बिल्डिंग हमने लेट आउट कर दी है, ठीक है, किसको? बैंक को, पोस्ट ऑफिस या पुलिस स्टेशन एटसेट्रा को। हमने बिल्डिंग रेंट पे इसलिए दी है। क्यों दी है? ताकि बिजनेस एफिशिएंटली चल सके बिजनेस, इसलिए वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी। समझ में आई बात? ये एक्सेप्शंस है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? कंपोजिट लेटिंग ऑफ बिल्डिंग विद अदर एसेट्स। इसमें ये कह रहा है कि देखो, कई बार क्या होता है कि जब हम हाउस, अपना घर जो है वो रेंट पर देते हैं, जब हम लेट आउट करते हैं तो उसके साथ साथ हम फर्नीचर, मशीनरी, प्लांट वगैरह भी उसके साथ साथ दे देते हैं।
ठीक है, तो उन सब का भी रेंट हम लेते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर आप रेंट की अमाउंट को सेपरेट कर सकते हो, मतलब हाउस प्रॉपर्टी की रेंट को अलग और वो जो आपने अलग से फर्नीचर मशीनरी वगैरह दी उसको अलग, तो क्या होगा, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम तो इनकम फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आ जाएगी, और जो अदर थी लाइक आपकी फर्नीचर था, मशीनरी वगैरह था, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जाएगा। बट अगर आप सेपरेट नहीं कर सकते हो तो सारी की सारी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी। वहाँ पर आप ये नहीं कहोगे कि सारी की सारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चले जाएगी। नहीं 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 नहीं, ये बात पक्की याद रखो। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आके कंफ्यूज होते हैं कि जब सारे की सारी, जब आप सेपरेट नहीं करते हो ना, तब आप ये सोचते हो सारे के सारे हाउस प्रॉपर्टी में डाल दो। ना 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 ना, समझ लो, अगर आप सेपरेट कर सकते हो तभी आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को हाउस प्रॉपर्टी में लेके जाओगे। अदरवाइज आप सारी की सारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, जिसका कहीं ठिकाना ना हो, वो सारे के सारे ठिकाना लगाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। समझ में आई बात। नेक्स्ट है आपका पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन। अब मुझे ये बताओ, पेइंग गेस्ट मतलब पीजी, क्यों देते हो आप पीजी? पीजी बना के दे दिया आपने, ठीक है, गर्ल्स हॉस्टल या बॉयज़ हॉस्टल जो भी, पीजी बना के दिया, क्यों दिया? ताकि आपकी बिजनेस चल सके। तो वो बिजनेस इनकम है, वो ये नहीं आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, इसलिए वो पीजीबीपी हेड के अंडर आएगी। यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी में उसका कोई भी काम नहीं है। और एक बात और सबसे इम्पोर्टेंट है, वो याद रखो, अगर हमारे एमओए में ये लिखा हुआ है कि जो एसएससी कंपनी है, ठीक है, एसएससी कंपनी है कोई, और उसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी को खरीदना और बेचना है, नहीं, खरीद कर प्रॉपर्टी और फिर लेट आउट करना है। समझ में आई बात? जैसे मैंने प्रॉपर्टी खरीदी और फिर उसको लेट आउट कर दिया, अगर वही काम है तो वो उसकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में उसका कोई भी काम नहीं है। समझ में आई बात? चलो नेक्स्ट करते हैं। अब देखो, फर्स्ट पॉइंट था बिल्डिंग और लैंड अपोर्शनेट देयर टू। ये हमारा बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि बिल्डिंग या लैंड मतलब बिल्डिंग से बिल्कुल अटैच्ड होनी चाहिए, तब भी उसको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। अब सेकंड पॉइंट आता है हमारा, द एसएससी शुड बी ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो एसएससी है वो हाउस प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए। कहने का मीनिंग है, अगर ओनर होगा तो ही वो इनकम हाउस प्रॉपर्टी की मानी जाएगी, अदरवाइज नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ सीमा और एक आप हो, लाइक मिस्टर एक्स, राइट? आपका नाम है मिस्टर एक्स। अब मैंने आपको अपनी प्रॉपर्टी लेट आउट कर दी मिस्टर एक्स को। समझ में आई बात? आप मिस्टर एक्स को अपना नाम मान लो, मिस्टर एक्स की जगह आप अपना नाम मान लो। मैंने आपको हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट करी तो बदले में मुझे रेंट मिला। समझ में आया? तो वो रेंट मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मानी जाएगी और हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। अब आपने क्या किया, मेरा घर जो आपने लेट आउट कर रखा था, आपने किराए पर ले रखा था, आपने फर्दर उसको लेट आउट कर दिया। अब आप फिलहाल टेनेंट थे, राइट? और आपने फर्दर किसी को लेट आउट किया है, सब लेट किया, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको भी कुछ ना कुछ रिसीव होगा, तो वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इनकम चली जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी में आपकी टैक्सेबल नहीं होगी। क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी का एक रूल है और वो ये है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, द एसएससी शुड बी द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर? चलो, में एक बात और इम्पोर्टेंट है, वो याद रखो कि एसएस जो ओनर है वो ओनर कौन होगा। देखो, जिसके नाम वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, एक तो वो ओनर हो सकता है, और सेकंड एक बात और याद रखो, अगर इन केस मॉर्गेज का केस है तो जो मॉर्गेजर है ना, वो क्या है, ओनर है, मॉर्गेजी ओनर नहीं है। समझ में आई बात? तो वही अगर कुछ रिसीव कर रहा है वही हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, अदरवाइज सारा आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। क्लियर है? चलो, बट देखो, कई बार जो है ओनर ये दो ही नहीं होते कि अगर जो रजिस्टर्ड है, जिसके नाम प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, या फिर मॉर्गेज के केस में मॉर्गेज है। कई बार आपके ऐसे ओनर भी हो जाते हैं जो ओनर दिखाई नहीं देते, बट डीम्ड ओनर, मतलब उनको मान लिया जाता है किसी ना किसी वजह से। तो मैं आपके सामने डिस्कस कर रही हूँ, आपको क्या करना है, अभी फ़िलहाल नोट डाउन करना है साथ के साथ, क्योंकि जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे तब तक प्रॉब्लम क्रिएट ही होंगी। इसलिए मैं इतनी ज़्यादा तो मेहनत नहीं करूँगी, आपको सारा लिखूँगी, ना 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 ना, आपको करनी पड़ेगी। पढ़ना है तो ऐसे पढ़ो, राइट? फटाफट जो मैं बताऊं वो फटाफट नोट डाउन करो। डीम्ड ओनर के केस में अगर आपका फर्स्ट पॉइंट आता है कि अगर कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए, मान लीजिए आप अपना खुद पहले सुना करो आंख बंद करके मैं क्या बोल रही हूँ। मान लीजिए आप ओनर हो किसी हाउस प्रॉपर्टी का, समझ में आई बात? आप ओनर हो, आपने अपने स्पाउस को वो प्रॉपर्टी, स्पाउस यहाँ पर अगर आप लड़का हो तो आपकी वाइफ
आपकी स्पाउस है, अगर आप लड़की हो तो आपके हस्बैंड आपका स्पाउस है। समझ में आई बात? तो यहाँ पर मैंने बात करी है कि आप ओनर हो प्रॉपर्टी के और आपने अपने स्पाउस के नाम प्रॉपर्टी को क्या कर दिया है, प्रॉपर्टी को बेच दिया है, मतलब नाम कर दिया है। समझ में आई बात? रजिस्टर करा दिया है। लेकिन बदले में आपने ना तो कंसिडरेशन लिया है, या फिर अगर कंसिडरेशन आपने लिया भी है तो वो एडिक्वेट अमाउंट नहीं लिए, थोड़ा बहुत नाम मात्र का ले लिया है। तो ऐसे केस में ओनर आप माने जाओगे, ओनर आपका स्पाउस नहीं माना जाएगा। और वो जो रेंट वगैरह जो भी रिसीव होगा वो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कैलकुलेट किया जाएगा और किसी के में नहीं। समझ में आया? तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर है? अगर नहीं तो बैक करके देखो, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब सेकेंड पॉइंट की बारी आती है, वो क्या है? देखो फर्स्ट पॉइंट, अभी एक बात और याद रखना, अगर फुल कंसिडरेशन आपने अपने स्पाउस को फुल कंसिडरेशन में दिया ना तो आपका स्पाउस रियल ओनर माना जाएगा, आप नहीं माना जाओगे। समझ में आई बात? चलो सेकंड पॉइंट नोट डाउन करो फटाफट। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि कोई मेंबर है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर है, किसी कंपनी का है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एओपी का है, कोई भी मेंबर है, उसको अंडर हाउस बिल्डिंग स्कीम के अंडर क्या उसको कोई सोसाइटी, कंपनी, एसोसिएशन ने बिल्डिंग दी है, ठीक है, या बिल्डिंग का कोई पार्ट अलॉट किया है, चाहे वो लीज पे ही क्यों ना दिया हो, तो ऐसे केस में वो मेंबर उस प्रॉपर्टी का डीम्ड ओनर माना जाएगा। अगर वो फर्दर किसी को लेट आउट करता है तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगी। समझ में आई बात? चलो, एंड थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि एक पर्सन है, ठीक है, वो उसका किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उस कॉन्ट्रैक्ट का कोई एक पार्ट भी अगर वो परफॉर्म कर देता है तो अब वो उस प्रॉपर्टी का डीम्ड ओनर माना जाएगा, क्योंकि उसको वो प्रॉपर्टी पोजेशन में मिल जाएगी और अब वो उस प्रॉपर्टी का क्या माना जाएगा? डीम्ड ओनर। एंड फोर्थ पॉइंट पर आता है कि एक पर्सन है, उसके साथ लीज का एग्रीमेंट हुआ है और 12 साल से ज़्यादा उसके पास लीज राइट लिए हुए हो गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि जिसके पास लीज राइट है अब वो डीम्ड ओनर माना जाएगा, क्योंकि 12 साल से ज़्यादा उसके पास हो गया है। फिफ्थ पॉइंट आता है, एक पर्सन है, ठीक है, उसने लैंड को लीज पर ले लिया, लैंड को तो लीज पर ले लिया, बट अब उसने उसके ऊपर हाउस को कंस्ट्रक्ट करा दिया। अब वहाँ से अब वो उस हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट कर रहा है और वहाँ से रेंट रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पर याद रखना उसको डीम्ड ओनर माना जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि भाई ये लैंड तो किसी और की थी तो ये कैसे माना जाएगा, ना 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 ना, वो क्या माना जाएगा? उस हाउस प्रॉपर्टी का डीम्ड ओनर माना जाएगा। लास्ट पॉइंट रहता है बहुत ही आसान, आप आराम से उसको नोट डाउन करिए, बहुत ही आसान है। लास्ट एक्सेप्शंस की मैं बात कर रही हूँ। 6 पॉइंट है ना, आई थिंक 1 2 3 4 5 6, यस 6 पॉइंट हो गए हैं। ये 1 2 3 अपनी नोटबुक में देखो, क्यों नहीं लिखा अभी तक? नहीं लिखा तो बैक करके देख के आओ, ठीक है। लास्ट पॉइंट है बहुत ही आसान। देखो किसी हाउस प्रॉपर्टी पर डिस्प्यूट चल रहा है, मान लीजिए एक हाउस प्रॉपर्टी थी, मैंने कहा ये मेरी, आप कह रहे हो मेरी, मैंने कहा अरे मेरी है, आप कह रहे हो मेरी है, तो फिर क्या था? कोर्ट में केस चला दिया। अब केस चला दिया तो यहाँ पर बात आती है, जब तक केस सुलझेगा नहीं तब तक अगर रेंट आ रहा है तो किसका, कौन डीम्ड ओनर माना जाएगा? जो रेंट को रिसीव करेगा, मतलब उस हाउस से लेट आउट करने के बाद जो इनकम रिसीव कर रहा है, हु इज़ डीम्ड ओनर। समझ में आई बात? वो क्या माना जाएगा? उसका डीम्ड ओनर माना जाएगा। लेकिन पक्का नहीं है, केस सोल्व होने के बाद जो ओनर बनेगा वही उसका ओनर माना जाएगा, फिर वही उसकी ही इनकम में क्या हो जाएगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर उसकी इनकम ऐड हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। बट जब तक केस चल रहा है तब तक जो इनकम रिसीव कर रहा है उसके हाथ में क्या होगी? टैक्सेबल। एक लास्ट पॉइंट रहता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग हाउस प्रॉपर्टी के, फिर उसके बाद और भी पॉइंट्स आएंगे, लेकिन आज के टॉपिक में राइट वो इट इज़ नॉट यूज फॉर द पर्पज ऑफ एसएससी बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसका मतलब क्या है कि अगर एसएससी ने बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए अपनी प्रॉपर्टी का कोई पोर्शन लिया है तो वो अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल नहीं होता, ठीक है, और रेंट पे डिडक्ट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर वो बिजनेस एंड प्रोफेशन का काम कर रहा है उसके ऊपर, और उसकी इनकम अगर उसको रिसीव होगी तो वो पीजीबीपी के अंडर आएगी, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अभी पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।